नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। समाज का निर्माण शिक्षक की जिम्मेदारी है। शिक्षक संघ ने सीबीईओ का किया अभिनंदन। बच्चों ने बनाए विज्ञान के अनोखे मॉडल। 11 विजेताओं को विद्यालय ने किया सम्मानित। बाल वैज्ञानिकों ने बताया अपना हुनर। विज्ञान मेले में किया गया प्रदर्शन। 6 क्विंटल लकड़ी नहीं, एक गैस टंकी से 45 मिनट में होगा अंतिम संस्कार। बांसवाड़ा में गैस आधारित शवदाह गृह का हुआ उद्घाटन। मां का आशीर्वाद हो तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं। बीबीसी राजस्थान की एक्सक्लूसिव भेंटवार्ता। आप भी सुनिए पद्मश्री हेमंत चौहान ने क्या कहा बांसवाड़ा के बारे में। 8,936 करोड़ रुपए का होगा जिले में निवेश। जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन राइजिंग राजस्थान का आयोजन। उबला हुआ भोजन खाकर की तप साधना। दादाबाड़ी मंदिर में हुआ श्वेतांबर समाज का आयोजन। अष्टमी व्रत का 2 दिवसीय उद्यापन शुरू। पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की महिलाओं ने किया आयोजन। मौसमी बीमारियों से अस्पताल में लगी मरीजों की कतार। बांसवाड़ा जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। गनोड़ा के राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में घाटुल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीणा का अभिनंदन किया गया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा गनोड़ा द्वारा नवपदस्थ सीबीईओ का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उप शाखा गनोड़ा के गोकुल नायक, शशिकांत सेवक, सुरेंद्र लोहार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीबीओ ने कहा कि शिक्षक 26 लाख लोगों की भीड़ में से निकलकर आता है तथा यह अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, इसलिए शिक्षक को भी अपनी अहमियत समझनी पड़ेगी। सीबीओ ने उपस्थित शिक्षकों से कहा कि एक शिक्षक का मूल्यांकन विभाग का प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकते, बल्कि एक शिक्षक का मूल्यांकन उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ही कर सकते हैं कि उनका शिक्षक उनके लिए क्या है। बुधवार से विद्यालय का समय 10 बजे से हो रहा है, इसलिए कोशिश करें कि सभी शिक्षक नियत समय से पहले ही विद्यालय पहुंच जाए। एलबीएस विद्यालय गनोड़ा के 11 विद्यार्थियों ने स्वयं की सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, नवाचार तथा अपने हाथों से मॉडल तैयार कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान मेले में पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें जूनियर वर्ग प्रादर्श प्रतियोगिता के उप विषय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में विराज दर्जी तृतीय, संचार एवं परिवहन में सारांश दर्जी द्वितीय, आपदा प्रबंधन में नेहा दैया तृतीय, प्राकृतिक खेती में संजय पाटीदार द्वितीय, क्विज प्रतियोगिता में हिमांशु नायक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ सीनियर वर्ग प्रादर्श प्रतियोगिता के उप विषय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में पीयूष नायक द्वितीय, संचार एवं परिवहन में हित पाठक द्वितीय, कचरा प्रबंधन में प्रीत कलाल तृतीय, संसाधन प्रबंधन में दीप्ति राज राठौर द्वितीय, दिव्यांगों के लिए मॉडल में जेनी जैन द्वितीय, सेमिनार प्रतियोगिता में मुग्धा पंड्या ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागियों का निदेशक मिलन पाठक द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इसी के साथ मार्गदर्शक शिक्षक सागर सुथार, प्रतीक सोनी, जेकी शर्मा, परीक्षित जोशी, कालूराम बुनकर का भी सम्मान किया गया। पालोदा में आयोजित विज्ञान मेले में आए बाल वैज्ञानिकों ने अपनी इमेजिनेशन से तरह तरह के मॉडल बनाए और लोगों का मन जीता। पालोदा की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस विज्ञान मेले में जिले भर के विभिन्न विद्यालयों से बाल वैज्ञानिक विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। हमारी टीम ने कुछ बाल वैज्ञानिकों से उनके द्वारा बनाए गए मॉडल के बारे में चर्चा की। बाल वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल के बारे में जो बताया वह आप भी देखिए तथा अपने बच्चों तथा आसपास ऐसे बच्चों को यह भी दिखाए कि विज्ञान के मॉडल कैसे बनाए जाते हैं तथा उनका प्रदर्शन कैसे किया जाता है। एलबीएस गनोड़ा से हित पाठक, मियासा से लक्ष्मण व अनिल नीनामा और पालोदा सीनियर स्कूल से तन्मय त्रिवेदी से हमने बात की। क्या नाम है बेटा? हित पाठक। कौन सी स्कूल से हो? एलबीएस स्कूल गनोड़ा। अच्छा, क्या मॉडल है आपका? ऑटोमेटिक अपर डिपर सिस्टम टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। अच्छा, कैसे काम करता है ये? इस मॉडल का मकसद रात में गाड़ी चलाते समय तेज रोशनी से होने वाली समस्या को हल करना है, जो सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है। अधिकांश लोग रात में गाड़ी चलाते समय अपने हेडलाइट को लो नहीं करते, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। इसी को देखकर मैंने ये ऑटोमेटिक अपर डिपर सिस्टम बनाया है, जिसमें कि
अगर सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो ये हेडलाइट है वो अप रहेगी, और अगर कोई सामने से जैसे ये कोई गाड़ी आ जाती है हेडलाइट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। इससे दुर्घटना कम होती है, मैनुअल स्विच की कम ज़रूरत पड़ती है। आजकल गाड़ियों में मैनुअल स्विच तो आ रहा है, पर ये ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करना चाहिए कंपनी को मेरे हिसाब से। ये अच्छा। ऑटोमेटिक हेडलाइट डाउन हो जाएगी, और जैसे ही ये व्हीकल इसको पास करेगा तो ऑटोमेटिक अप हो जाएगी। अच्छा, तो जो कंपनी फिटेड जो आती है उससे और इसमें क्या फ़र्क है? कंपनी फिटेड में मैनुअल स्विच आता है और ये ऑटोमेटिक तरह से काम करेगा। इसमें एक एलडीआर सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर और ट्रांजिस्टर एक प्रकार का ऑटोमेटिक स्विच होता है, और 12 वोल्ट की बैटरी है, जो कि ये एलडीआर सेंसर है वो रिले मॉड्यूल को निर्देश देता है, और ये रिले मॉड्यूल ट्रांजिस्टर को बोलता है कि वो लो बीम कर दीजिए, और इससे लो बीम हो जाती है। अच्छा, तो ये जो सिस्टम जो होता है कंपनी फिटेड में होता है, और इस सिस्टम में सस्ता कौन सा है? सस्ता तो ये वाला सर, और सस्ता पड़ेगा 40 to 50,000 में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम लक्ष्मण लाल नीना है। अच्छा, मैं तुम्हारा इनका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार मीना। अच्छा, कौन सी स्कूल से बेटा? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मियाँ। अच्छा, तो क्या मॉडल लाए हो आप? ये है सर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जी। जो कि ये पूरा है जो भूमि के अंदर रहेगा। इसके ऊपर हम भवन बना सकते हैं, स्टेडियम है, या खेल मैदान बना सकते हैं, या कोई स्कूल है, या कोई अन्य रूप से इस भूमि का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हाईवे पर या रोडों पर या जो भी सतहों से पानी आता है वो बेकार वेस्ट में चला जाता है। उसको हम किस रूप से सेंसेशन करके भूमि का जल स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कि ये बरसात हुई है ना, ये सत से और इस रोड से पानी आया, इसको हम एक पाइप के द्वारा कैचर में लाएंगे। इसके अंदर एक मोटी जाली लगी हुई है, इससे बड़ा कचरा कुछ भी हो वो पीछे रह जाएगा, है ना। आगे आकर के ये कैचर में मिलेगा। इसके अंदर बड़े कंकड़, छोटे कंकड़, उससे नीचे रेत लगी है। ये पूरा भर जाने के बाद थोड़ा शुद्ध होगा और आगे आकर के रिचार्ज बिट में आएगा। इसके अंदर भी बड़े कंकड़, छोटे कंकड़, उससे नीचे रेत लगी। ये होता है डिपो। ये भूमि के जल स्तर तक होता है, और ये इसके चारों तरफ छेद होते हैं, जिससे कि पानी जो भी आएगा वो भूमि के अंदर जाएगा, और भूमि के जल स्तर से थोड़ा कुछ ऊपर होगा, जिससे कि पानी अंदर जा सके, है ना, और भूमि के जल स्तर को बढ़ा सके। कैपेसिटी के अनुसार हम इसको कितना भी लगा सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। और एक तो ये भूमि के जल स्तर को बढ़ाता है, दूसरा जो भी सड़कों पर, हाईवे पर पानी वेस्टेज आता है उसको कंट्रोल करता है। धन्यवाद। मेरा नाम तन्मय द्विवेदी है और मेरा ये साइंस प्रोजेक्ट है अग्नि ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। कौन से स्कूल से बेटा? राहु मावी पारदा। अच्छा, क्या मॉडल बनाया? ये मतलब अग्नि ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है उसके बारे में। अच्छा, कैसे वेस्ट हो? मटेरियल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है उसके बारे में ये टॉपिक है। मतलब जो अपन जो कचरा होता है, मतलब उसको जलाकर फिर बिजली कैसे पैदा की जाती है उसके बारे में। और जो प्रदूषण होगा उसको साफ करने के लिए एयर प्यूरीफायर उसको मतलब जो प्रदूषण होगा उसको अंदर की ओर खींचेगा, और जो ये मतलब एयर फिल्टर लगा है उसको फिल्टर करके फिर वायु में वातावरण में शुद्ध वायु वापस छोड़ देगा। अच्छा, कैसे काम करेगा ये करके बताओ। इससे जो प्रदूषण हो रहा है वो ये एयर प्यूरीफायर वो अंदर की ओर खींचेगा, और फिर फिल्टर के माध्यम से जो गुजारेगा, और फिर से शुद्ध वायु वातावरण में वापस छोड़ देगा। अच्छा, तो ये आग से बिजली और कौन सी बिजली बनती है एक और जो ये मतलब इसके पीछे सोलर पैनल लगा है। अच्छा। ये मतलब ये जो प्लांट लगा है ये मतलब रात को इसको वर्क कर सकते हैं, क्योंकि दिन में ये इसके पीछे जो सोलर प्लेट लगी है वो मतलब दिन में सूर्य की रोशनी से चार्ज होगी और रात में कचरे से चार्ज होगी, मतलब दोनों टाइम बिजली का उत्पादन होगा। अच्छा, तो इस मॉडल से फ़ायदा क्या होगा? इस मॉडल से ये फायदा होगा कि मतलब जो मतलब कचरा फैल रहा है अपने भारत देश में उसकी सफाई होगी, और इसे मतलब जो ऐसे पार्टिकल होते हैं कचरे के जो मतलब मिट्टी में अपघटित नहीं होते, उसको अपघटित करने के लिए उसको पूर्ण तरीके से जलाना होगा उसको, तो वो मतलब अपघटित हो जाएगा। ठीक है। आज के समय में पर्यावरण की रक्षा करना कितना जरूरी है यह हम सभी जानते हैं। अब इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में बांसवाड़ा में गैस आधारित शवदाह का बुधवार को उद्घाटन किया गया। पर्यावरण और पेड़ों को बचाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा नगर परिषद और मोक्षधाम विकास समिति द्वारा कागदी पिकअप स्थित मोक्षधाम पर करीब 47 लाख रुपए की लागत से गैस आधारित शवदाह गृह का लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व मंत्री भवानी जोशी और मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष सुनील दोषी सहित सभी भामाशाह व गणमान्य लोग मौजूद रहे। दोषी ने बताया कि बरसात के दौरान शव का अंतिम संस्कार करने में भारी परेशानी होती थी और साथ ही शव के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भारी कमी के कारण समिति ने भामाशाह और नगर परिषद के सहयोग से गैस आधारित शवदाह गृह बनाया गया है। इसकी लागत करीब 47 लाख है और महज 45 मिनट में एक शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा। इससे एक दिन में ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार मुमकिन हो सकेगा। वहीं बारिश के सीजन में सूखी लकड़ियों के बंदोबस्त की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन का अधिकतम लगभग 750 डिग्री तक होता है। एक शव के अंतिम संस्कार के लिए 6 क्विंटल लकड़ी की जरूरत होती है। फिलहाल 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 18,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस मशीन से महज एक टंकी में ही एक शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा, जिसके लिए 3000 से 3500 रुपए तक शुल्क देना होगा। मोक्षधाम विकास समिति अध्यक्ष ने बताया कि स्वर्गीय बनारसी लाल अग्रवाल और स्वर्गीय ताराचंद कोठारी की स्मृति में परिजनों ने 22,50,000 कीमत की यह पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीन भेंट की है। इसी प्रकार शरद व्यास ने 1000 लीटर की टंकी का बंदोबस्त किया है, जबकि वहीं प्रतीक कट्टू, जयेश गुप्ता, यशदीप पटेल, स्वर्गीय नटवरलाल त्रिवेदी के परिवार, मुकेश पटेल, चंपालाल जोशी एंड सन्स, हजारी सेव भंडार, चीमन सेठिया ने जरूरी गैस टंकियों उपलब्ध कराई है। हमारी टीम ने पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी विशेषताएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आप भी भागीदार बने। 3 कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं, उनको विधिवत ट्रेनिंग भी दिलाई है बड़ौदा की कंपनी की ओर से। तो ये लोग सिस्टम से करेंगे और 3500 रुपये का मात्र अल्प शुल्क पे इसको करेंगे। इसमें गैस के साथ साथ 4 यूनिट बिजली का भी कंजप्शन होगा। तो ये कुल मिला के जो खर्च है वो 3500 रुपये का मात्र खर्च है। उस पर किसी का भी होगा तो उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। आज मैं बताना चाहूँगा कि मोक्षधाम निर्माण समिति के अध्यक्ष जो सुनील जी दोषी यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों भामाशाह आदरणीय बनवारी लाल जी की स्मृति में और ताराचंद जी की स्मृति में दोनों भामाशाह बैठे हुए हैं, राजीव जी कोठारी और अग्रवाल जी। एक सोच था हमारा मोक्षधाम के अध्यक्ष जी का और नगर परिषद की तरफ से कि यहाँ पर बांसवाड़ा में लकड़ी तो है पर लोग लकड़ी के द्वारा शव को जलाते हैं, तो क्यों ना गैस आधारित अपन सौदा बना दें। तो आज आप देख रहे हैं कि शानदार गैस आधारित सौदा बना हुआ है, जिसमें दोनों ही भामाशाह की तरफ से कम 25 लाख के आसपास का वित्तीय सहयोग दिया गया है और 22-23 लाख के आसपास नगर परिषद ने ये कमरा बनाया है। तो आज इसका विधिवत लोकार्पण हो चुका है और मैं शहर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसका उपयोग करें। वाले के सहयोग और चेयरमैन साहब और सुनील जी की पहल के अंदर हमारे परिवार की इच्छा थी और पहले भी मोक्षधाम के लिए हमारे परिवार ने काफ़ी सहयोग किया है। तो भाई साहब के, चेयरमैन साहब और सुनील के सहयोग से और उन्हें मतलब इस काम को गति दी है। और ये बांसवाड़ा में पर्यावरण को लेके, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा होगा बड़ी सिटी में बिजली और गैस सौदा ही काम आता है, क्योंकि लकड़ियां धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि उनसे प्रकृति है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति के बिना कुछ नहीं है। और आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसा ही बड़ा कदम बांसवाड़ा में लिया गया है। मोक्षधाम विकास समिति की ओर से और भामाशाहों के सहयोग से आज यहाँ पे गैस आधारित शवदाह गृह बनाया गया है, जिसमें प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हिंदू धर्म में शव का अग्नि संस्कार होता है। अब वो अग्नि संस्कार लकड़ियों से हो चाहे गैस की अग्नि से हो, वो है तो पवित्र अग्नि ही। तो आज ये पवित्र अग्नि पर जो है वो अंतिम संस्कार करने के लिए और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और ये नया शवदाह गृह बनाया गया है। हमारे साथ में मोक्षधाम विकास समिति के लोग भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसको बनाने की कैसे प्रक्रिया शुरू हुई और कितना खर्चा आया और किनसे सहयोग लिया और क्या प्रक्रिया रहेगी, और आपको पूरी प्रक्रिया भी समझाएंगे और आपको शवदाह गृह भी दिखाएंगे और बताएंगे कि इसका शुल्क वगैरह क्या है। तो आइए मिलते हैं हम हमारे मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष से। सुनील जी दोषी जो मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही पूरी टीम है उनकी जो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जुटी है। तो दादा बताएं, ये इसका विचार कैसे आया और कैसे इसको शुरू किया और क्या किया? अभी तुरंत की घटना है कि 7 डेड बॉडी एक साथ आ गई
अब उस दिन क्या है कि संयोग से हमारे पास 5 स्टैंड है जिस पे अंतिम संस्कार हो सकता है, तो हमको कम से कम 4 घंटे तक उस शव का इंतज़ार करना पड़ा और लकड़ी भी गीली थी। तो लकड़ी गीली होने की वजह से कपूर है, घी है और भी साधनों की व्यवस्था करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन सारी विकट परिस्थितियों को देखते हुए और अभी जो है वो वन विभाग के माध्यम से भी हमको लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और आरा मशीन वाले भी जो है वो महंगे दामों पे लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए बारिश के दिनों में सूखी लकड़ी नहीं मिलना, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने गुजरात गए और गुजरात पे अवलोकन के बाद हमको लगा कि गुजरात में तहसील हेडक्वार्टर में भी पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता है। तो हमारा ज़िला इतना बड़ा है, हमारा शहर इतना बड़ा है, तो हम भी यहाँ जागरूकता फैलाएंगे लोगों में और ये इस तरीके का अभिनव प्रयोग हम कर रहे हैं। इसमें मात्र 1 टंकी के कॉमर्शियल टंकी के कंजप्शन पे शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा। इसमें मात्र 3500 रुपये का चार्ज लगेगा, जो कि एक मध्यम परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है और साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और इसका पूरा वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन होगा। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं बिल्कुल। शवदाह को और आपको भी दिखाते हैं कैसी है ये मशीनरी। और ये इस तरह का एक पूरा सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये वो ट्रॉली है जहाँ पर शव को रखा जाएगा, पार्थिव देह को। दोस्तों, जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है और मृत्यु जब ईश्वर चाहेगा तभी होगी, जन्म जब ईश्वर चाहता है तभी होगी। और अग्नि संस्कार की जहाँ तक बात है तो ये सुरक्षित भी है और पर्यावरण को बचाने वाला भी है और इस तरह का ये एक पूरा सिस्टम है। तो सुनील जी बताएं इस सिस्टम के बारे में कुछ। ये हाइड्रोलिक ट्रॉली है। ये हाइड्रोलिक ट्रॉली अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद बॉडी को स्टैंड पे छोड़ देगी, फिर ट्रॉली वापस आ जाएगी। उसके बाद जो है वो ये एक गेट है, ये गेट बंद हो जाएगा, फिर वो सिस्टम से चालू हो जाएगा पूरा। वो सिस्टम चालू होने के बाद 700 डिग्री टेम्परेचर पे ये अपने आप बंद हो जाएगा प्लांट। तब तक जो है वो बॉडी जलती रहेगी और 700 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप बॉडी जलती रहेगी। 45 मिनट बाद अपने आप सायरन बज जाएगा, मीन्स बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है। नहीं, माना जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक में या गैस वाले में अगर जलाते हैं तो लोगों को अस्थियाँ नहीं मिल पाती, शव पूरा जल जाता है। तो यहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? नीचे जो चैम्बर देख रहे हैं आप, इसके नीचे वाले चैम्बर में एक ट्रे लगी हुई है। इस ट्रे के अंदर आपके फूल मिल जाएंगे, तो दूसरे दिन आप इस फूल को नदी में विसर्जित कर सकते हैं, पवित्र जल में विसर्जित कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण सनातन धर्म हमारी पद्धति है, उस पद्धति के अनुरूप ही आपका अंतिम संस्कार होगा। जैसे शव को घी लगाना, कपूर लगाना, चंदन का वो लगाना, इस तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए ये भ्रामक जो बातें लोग करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पवित्रता रखी गई है, किसी भी तरह के हमारे धर्म के प्रतिकूल नहीं होगा इसमें। ये इस बात का मैं शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता और आत्मा को जो है वो जलाया नहीं जा सकता। जलता केवल शरीर है। और हमारे सनातन धर्म में अग्नि संस्कार का और पर्यावरण को बचाने का, दोनों का ये मिला जुला एक का जो बनाया गया है संयंत्र, इसका प्रकृति को भी लाभ होगा, मनुष्यों को भी लाभ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक हों, यही हमारा प्रयास है। और बीबीसी राजस्थान की टीम भी इस पूरे प्रयास में साथ है। तो आप भी जो है वो प्रकृति को बचाएं और ये गैस आधारित शवदाह गृह अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसकी अवेयरनेस लोगों में फैलाएं कि हमें प्रकृति को बचाना है। धन्यवाद। देश के प्रख्यात गरबा व भजन गायक पद्मश्री हेमंत चौहान ने अपने संगीत सफर के बारे में जो कहा, उसे सुनकर हर गायक को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज गरबा की बात हो तो हेमंत चौहान के गरबों के बिना कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता। नगर परिषद द्वारा कॉलेज मैदान में चल रहे दशहरा मेले में आयोजित विशेष गरबा रास कार्यक्रम के लिए पद्मश्री हेमंत चौहान बांसवाड़ा पहुंचे थे। यहाँ होटल रॉयल पैराडाइज में बीबीसी राजस्थान टीवी चैनल द्वारा उनका स्वागत किया गया, साथ ही उनसे विशेष भेंट वार्ता की गई। इस अवसर पर उन्होंने आयोजन
बांसवाड़ा के अनुभव और अपने संगीत के सफर के बारे में विस्तार से बताया। आइए आप भी देखिए इस विशेष भेंट वार्ता के प्रमुख अंश। ये है बीबीसी राजस्थान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, जब गरबा की बात आती है या माता की भक्ति की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है हेमंत चौहान। अगर आप नवरात्रि में देखें या माता की भक्ति के किसी भी कार्यक्रम में देखें तो बिना हेमंत चौहान के गरबों के या भजनों के या उनके गाए हुए किसी भी माता की भक्ति के गीत के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता। तो आज हम आपके लिए विशेष भेंट वार्ता लेके आए हैं देश के नहीं विश्व के बड़े भजन गायक गरबा गायक हेमंत जी चौहान के साथ में। तो आइए मिलवाते हैं आपको हेमंत जी चौहान से और बात करेंगे उनसे उनके जीवन के बारे में और बांसवाड़ा में उनके कार्यक्रम के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान पर। नमस्ते नमस्ते। और आप मेरे ख्याल से शायद दूसरी बार बांसवाड़ा आ रहे हैं। हाँ, दूसरी बार आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है सर बांसवाड़ा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए थे तब भी बहुत सुंदर आयोजन किया था। इस वक्त तो इससे बढ़िया आयोजन किया है। और यहाँ जो हमारे नयन भाई वो पहचानते थे। एक बार तो राजकोट अहमदाबाद घर पे आए थे तो मेरे बेटे से बातचीत करके ये प्रोग्राम किया तो मुझे बहुत सुंदर लगा। क्योंकि गुजरात में तो हम गाते हैं, गुजरात में नवरात्रि के प्रोग्राम भजन के प्रोग्राम चलते, लेकिन गुजरात बाहर जाते हैं तब हमें भी कि भाई हमने जो भजन गाए, हमने भक्ति संगीत गाए, माता जी के सॉन्ग गाए तो वो सार्थक है। क्योंकि जो गुजरात के प्रदेश सेवा लोगों के दिल में हमारा कितना आदर भाव है वो जब हम देखते हैं तब बहुत खुशी होते हैं और माँ का आभार मानते हैं कि देश विदेश और गुजरात बाहर हम जाते हैं तो बहुत आदर भाव मिलता है। वो माँ का प्रताप है, उसका गुणगान गाते हैं। बाकी हमने कोई फिल्म गीत या कोई भी दूसरे गीत गाए तो आप शायद बोलाते भी नहीं, लेकिन ये हमारी भी निष्ठा 40 साल हो गए। 40 साल से नॉन स्टॉप गा रहा हूँ। माँ की कृपा भी है और आप लोगों का प्रेम भी है, इसलिए गाता रहता हूँ। और आज भी इतना सुंदर आयोजन किया है तो आज भी जो हम 40 साल पहले जो गरबे गाते थे आज सबको घुमाएंगे, माँ की भक्ति में सब लीन होंगे। तो सर, वैसे तो आप नहीं मानेंगे लेकिन आपको सुनने वाला हर व्यक्ति मानता है कि आपके कंठ में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान रहती है। और आपका जो पंखीड़ा जो गरबा है उसने तो मतलब कि आज इतने बरसों बाद भी आपने कब गाया होगा उसको पता नहीं, लेकिन इतने बरसों बाद में भी वो गीत जो है वो गरबा जो है वो ऐसा है कि लोगों को झूमने पे मजबूर कर देता है। तो सर, ये आपकी संगीत यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आप इस प्रोफेशन में कब आए? 40 साल पहले ये संगीत में प्रोफेशनल जो प्रोग्राम में गाने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ। बाकी तो मैं बचपन से ही गाता था। मेरे दादाश्री गाते थे, मेरे पिताश्री, मेरी माँ भी बहुत सुंदर गाती थी, मेरी दादी माँ। घर में वातावरण ही इतना था, लेकिन भक्ति संगीत के सिवा कोई संगीत ही नहीं है ऐसा हम मानते थे। तो भक्ति संगीत ही गाता था। लेकिन मैं कॉलेज में 1971 से 1974 तक मैंने अभ्यास किया, BA तक। उस वक्त में मैंने शास्त्रीय संगीत का थोड़ा अभ्यास कर लिया और वो मुझे बहुत काम आया। तो बाद में जो सिद्धार्थ स्टूडियो उसके मालिक रणजीत भाई थे वो आए और ये पंछेड़ा थोड़ा किसी का गाया, बेटी का कोई गाया हुआ गीत पंछेड़ा वाला मैंने सुनाया कि आपको गाना है। तो मैंने बोला भाई मैं तो भजन ही गाता हूँ और मैं तो गरबा तो नहीं गाऊँगा और उसमें तो सिर्फ धुन है और कोई भजन जैसे कोई गहन तत्व तो है नहीं, तो मैं नहीं गाऊँगा। बहुत रकचक की, लेकिन वो चले गए। बाद में रात को मैंने उसकी धुन बनाई, थोड़ी उसका आलाप लगाया और बाद में रात को फ़ोन किया कि चलो मैं कल आता हूँ, कल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और दूसरे दिन 2 घंटे में तो तब तो कुछ वाद्य यंत्र भी थोड़े थे और कोई इतना बड़े स्टूडियो भी नहीं थे।
तो 2 घंटे में तो हमने रिकॉर्डिंग करके नीचे चाय पानी पीते थे। लेकिन जो लोगों को अच्छी लगी माता जी की स्तुति पंछीड़ा, उसमें वो कैसेट में एक स्तुति ओम नमो महाकाली रूपम, वो सबको, वो सुबह सुबह हम प्रोग्राम में से जब घर पे जाए तो 5 बजे सब कोई दुकान वाले या कोई हाईवे पर रेकड़ी वाले वो सब लगाते थे। तो मुझे वो प्रोत्साहन बहुत मिला कि भाई मैं भजन तो गाता हूँ, कबीर साहब के सब संतों के वाणी तो मैं गाता हूँ, लेकिन मुझे ये भक्ति संगीत माँ के भजन तो गाना चाहिए। बाद में तो मैंने पीछे दिन नहीं देखा, इतना गाया। और बाद में बड़ी कंपनी सुर मंदिर आ गई, तो सुर मंदिर का तो कोई कहना का नहीं, क्योंकि उसका खर्च बहुत करते थे और इतना ऑर्केस्ट्रा मुंबई से बुलाते थे और इतना 50-50 60-60 लोग तो म्यूजिशियन में आते थे और 10-10 दिन 15-15 दिन एक कैसेट का रिकॉर्डिंग, एक कैसेट का उसमें 15-16 गीत आते थे, तो वो उसमें 15-15 दिन लगाते थे। लेकिन एक काम अच्छा हो रहा था और मेरा भी नाम बहुत ये संगीत की जो कंपनियां थी उसकी वजह से नाम बहुत हुआ। तो अभी मैं फॉरेन में जाऊं, कोई दूसरे घर पे गाऊँ तो लोग ऐसे ही घूमते रहते, लेकिन सुर मंदिर का पंछीड़ा वाला आया कि गमर गमर घूमे रहे तो लोग तालियां बजाने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं। तो ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी उसमें जो गाने का चांस मिला उससे नाम बढ़ा। बाद में तो सभी राज्यों में प्रोग्राम किया, देश विदेश में, एक एक राज्यों में, एक एक स्टेट में और फॉरेन में भी 10-10 15-15 बार अलग अलग सिटी में, देश में प्रोग्राम किया। और अभी तक माँ की कृपा ऐसी है कि तंदुरुस्ती भी अच्छी रही और गला भी साबित रखा माता जी ने। तो अब तक और आपका प्रेम, सभी लोगों का प्रेम का अभी तक, मैं 70 साल के आसपास हूँ, तो अभी मुझे बुलाते हैं और प्रोग्राम में आप लोग का प्रेम देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, तो थोड़ा गाऊँगा अभी। सर, आप कह रहे हैं कि आप 70 के हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप 70 के हैं। माता का आशीर्वाद है आप पर। और ओम नमो महाकाली रूपम आपने याद किया, मैं उसे हर दिन सुनता हूँ और मुझे उसी से शक्ति मिलती है काम करने की। और पंखीड़ा पंखीड़ा तो आपने जो है वो आपको बनाने वाला ही वो गीत है और आज हर जुबान पे वो गीत रहता है। तो सर, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन अगर आप। मैं पंखीड़ा लगा लूँ। पावागढ़ वाली प्रगट विश्व जननी विख्यात, भक्तों ना दुख भांगती, मारी जय महाकाली मात। पंखीड़ा रे उड़ने जाजो पावागढ़ रे, पंखीड़ा रे उड़ने जाजो पावागढ़ रे, महाकाली ने जैन के जो गरबे रमेरे, मारी कालका मानी जैन के जो गरबे रमेरे। पंखीड़ा ओहो पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। ये मखमली आवाज़ आपने सुनी और ये वही आवाज़ है जिसने गरबा खेलना लोगों को सिखाया कि गरबा होता क्या है। माता की भक्ति में वैसे तो गरबे बरसों से, सालों से, सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन आपके गीतों पर थिरकते हुए जब गरबा होता है तो लगता है कि वाकई में माता की भक्ति हो रही है। और वैसे गरबा गायक बहुत आए हैं और आज भी आ रहे हैं, नए नए गरबा गायक आ रहे हैं, नए नए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, लेकिन आपने एक सीमित संसाधनों में भी जब गरबे गाए हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ में ही वो जादू है या माँ सरस्वती स्वयं आपके कंठ से वो स्वर निकाल रही हैं कि उसमें एक भाव जागता है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं। तो सर, इसको क्या मानते हैं आप कि ये कैसे हो जाता है? वो तो माँ की कृपा के बिना शक्य नहीं है। बाकी हम ऐसा सोचे कि हम प्रोग्राम में जमा दें, हम ऐसा गाए, तो वो शक्य नहीं है। बिना कृपा कोई शक्य नहीं है। तो हम तो माँ की पूर्ण कृपा, सब माँ बाप का आशीर्वाद,
साधु संतों का आशीर्वाद, वो सब आशीर्वाद के सिवा ये एक होखे में कुछ नहीं है। जो निकाल देवे तो कुछ नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद है। और सदा आप जैसे लोग सुनते हैं तो अंदर से दुआ तो निकलती होगी ना, तो वो बस ये उसमें है, दूसरा कुछ नहीं है। एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो जितना ऊपर जाता है उतना विनम्र हो जाता है, और आपकी विनम्रता जो है वो पूरी दुनिया देखती है, और यही जो है इनको बड़ा बनाती है। तो हम बात कर रहे हैं सर से कि उनके जीवन यात्रा के बारे में, उनकी काव्य यात्रा, उनकी गायन यात्रा के बारे में। तो हम जानेंगे कि सर आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अद्भुत क्षण आया हो, ये गरबे गाते हुए या भक्ति करते हुए, कि जब आपको महसूस हुआ हो कि कुछ ऐसा कृपा हुई है हम पर और ऐसा कुछ हुआ है? बस जब जब गाते हैं तो हमारे सामने लोग घूमते हैं, वो तो सिर्फ आँखों से हम देखते हैं, बाकी जो हमारा मन है वो तो माँ की जो आराधना है उसमें ही लीन रहता है। हम गाते हैं, लोग झूमते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन हमारे मन में तो एक माँ का भाव ही आता है। और वो भाव लास्ट 40 साल से हमने गाया है, तो वो भाव हम कभी चुके नहीं हैं। तो वही कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। कभी आपने महसूस किया माता जी का चमत्कार अपने जीवन में? नहीं, मैं चमत्कार तो माँ का हर पल है। एक एक सेकंड में माँ का चमत्कार है। हम एक श्वास ले रहे हैं वो माँ का चमत्कार है। बाकी हमारी ताकत नहीं है कि वो लिया तो पीछे छोड़ेंगे कि नहीं, और छोड़ा तो पीछे लेंगे कि नहीं। वो पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है वो प्रकृति या माने माँ का चमत्कार ही है। एक थोड़ा सा कोई चमत्कार कर दे उसको चमत्कार वो जादूगर मानते हैं। बाकी तो पूरी पृथ्वी जो चले, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो सिर्फ माँ का चमत्कार ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हम तो उसके खिलौने हैं। बस जहाँ तक स्टेज पर रखेंगे तब तक नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, बस माँ के, और उसका आशीर्वाद है। और मैं तो मानता हूँ कि माँ ने मुझे भेजा है ये काम के लिए, तो मैं निष्ठा से पूर्ण करूँगा। सर, ये आपका सरल हृदय और साफ मन है जो आपको इतना सहज और सरल बनाता है, और यही बात आपको महान बनाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में मशहूर गरबा गायक, भजन गायक हेमंत चौहान जी। हमने इनसे विशेष बातचीत की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और आपको आगे के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनजाति जिले बांसवाड़ा को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम बुधवार को होटल उत्सव में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी मौजूद रहे। वहीं प्रभारी सचिव जीबी चतुर्वेदी, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला प्रमुख रेशम मालविया व भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल मौजूद रहे। जिला उद्योग के महाप्रबंधक हितेश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारी, जिले के प्रमुख उद्यमी, निवेशक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 51 निवेशकों के साथ MOU का हस्तांतरण हुआ, जिसमें लगभग 11,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। राइजिंग राजस्थान में मुख्य रूप से गोल्ड माइन के लिए 8,000 करोड़ एवं 3 मैग्नीज की माइंस के लिए 680 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। जिले में होटल एवं रिसोर्ट के लिए 65 करोड़ रुपए के 8 प्रस्ताव, मिनरल प्रोसेसिंग के लिए 60 करोड़ रुपए के 16 प्रस्ताव, बायोफ्यूल के लिए 40 करोड़ रुपए के 4 प्रस्ताव एवं एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 50 करोड़ के 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए। कार्यक्रम के दौरान जिले के ODOP प्रोडक्ट, ग्रेनाइट एवं मार्बल टाइल्स सहित जिले के हस्तलिपि एवं स्थानीय उत्पादों की स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई गई। राइजिंग राजस्थान हमारे देश के उद्यमी दुनिया के कई देशों में जाकर के अपना इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे अपने प्रतिभा का निखार करते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं
और इसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि दुनिया में जाकर के इतना अच्छा काम कर सकते हो, भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो भारत के लोगों को लाभ होगा, देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, देश में इन्वेस्ट होगा तो आर्थिक स्थिति से देश सक्षम होगा। इसी निमित्त देश के प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में घूम करके उनको न्योता दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने विदेशों में जाकर के जो भी हमारे उद्यमी हैं उन लोगों को इन्वाइट किया और उसी निमित्त राजस्थान में काफ़ी उद्यमी राजस्थान की ओर एमओयू होकर के राजस्थान में आ रहे हैं और उनके आने से राजस्थान में जिस प्रकार से रोजगार की समस्या है वो समस्या दूर होगी। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक विकसित प्रदेश का हमारा सपना है वो हमारा पूरा होगा। इसी निमित्त प्रत्येक जिले में एक राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम हो रहे हैं। बांसवाड़ा में आज राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम था। 51 एमओयू को हमने उनको सौंपा गया और वो लोग यहाँ आकर के अपना उद्योग में जो भी धंधा है या करेंगे, जैसे होटल व्यवसाय में भी है, रिसोर्ट में भी है, माइनिंग क्षेत्र में भी है और अन्य आपने देखा होगा नीचे एक हमारे प्रदर्शनी लगी हुई उसमें भी देखा होगा। अभी कलेक्टर साहब ने हमारे यहाँ मार्बल को लेकर के जो हमारे जो एक्सपोर्ट होता है एक जिला एक उत्पादन को लेकर के हमने मार्बल में एक जिला एक पे लिया है तो यही उत्पादन हो रहा है। यहाँ से हमारा कच्चा माल रॉ मटेरियल है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ होगा तो यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। इसी निमित्त आज हम लोग का सब यहाँ गए तो हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो सारे अब एक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है 84 और 16 नंबर को लेकर आप क्या कहेंगे? नई आबादी स्थित दादाबाड़ी जैन मंदिर में बुधवार को नवपद ओली की तप आराधना का आयोजन किया गया। श्वेतांबर समाज के सभी महत्वपूर्ण संघ गौड़ी श्वेतांबर जैन मंदिर, सूर्यनंद नगर, दादाबाड़ी मंदिर, स्थानकवासी और समता भवन के संगठनों द्वारा पहली बार यह सामूहिक तप आराधना का कार्यक्रम किया गया। समाज के अनिल कोठारी ने बताया कि 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित इस तप आराधना में सभी व्रतधारी बिना नमक, घी और तेल का भोजन करते हैं, जिसमें कोई सब्जी भी नहीं होती। केवल उबले हुए अनाज को अलग अलग दिन अलग अलग ग्रहण करके यह व्रत किया जाता है। ऐसा साल में 2 बार होता है। इन 9 दिनों के लिए जहां 30 तपस्वी इस आयम्बिल तप में शामिल हुए, वहीं चतुर्दशी व्रत के लिए 135 लोग इस तप में शामिल हुए। श्वेतांबर जैन संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। समाज के सुमित लोढ़ा ने बताया कि इसमें तपस्वी प्रतिदिन एक अनाज, चाहे उड़द, मूंग, चना, गेहूं या मक्का का उबला हुआ भोजन ही करते हैं। इसमें नमक, मिर्च, घी, तेल किसी भी प्रकार से प्रयुक्त नहीं होता है। वहीं आखिरी के 4 दिन में चावल से बना हुआ भोजन करते हैं। कार्यक्रम में व्रतधारियों के लिए विशेष तरीके से व्रत के नियमों के अनुरूप भोजन तैयार करवाया गया था। इस अवसर पर महावीर सेठिया, शैलेंद्र कोठारी, रविंद्र सेठिया, चंदू भाई जैन, अशोक खाबिया आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर में पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की महिलाओं ने बुधवार को 2 दिवसीय अष्टमी व्रत का उद्यापन शुरू किया था। शहर के वनेश्वर महादेव मंदिर के निकट स्थित समाज के द्वारकाधीश मंदिर में बुधवार सुबह अनुष्ठान प्रारंभ हुए। इसके तहत सभी महिलाओं ने मां अंबा का पूजन किया, स्नान करवाया और नई चुनरी से माताजी का श्रृंगार किया गया। साथ ही व्रत की कथा अनुष्ठान के बाद हवन शुरू हुआ, जिसमें मंत्रों से आहुतियां दी गई। वहीं गुरुवार को उद्यापन कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें मंदिर से माताजी की भव्य सवारी शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी, जहां महाआरती की जाएगी। समाज के युवा उमंग टेलर ने बताया कि यह व्रत प्रतिवर्ष नवरात्रि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लिया जाता है और 1 वर्ष तक हर माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत लेने वाली महिलाएं मंदिर जाकर माताजी का पूजन व श्रृंगार करती है। साथ ही 1 वर्ष पूरा होने पर नवरात्रि की अष्टमी के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। यह व्रत संतान की सुरक्षा, लंबी उम्र और सुहाग की रक्षा के साथ ही घर में खुशहाली के लिए किया जाता है।
बारिश के बंद होने के बाद जिले भर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और मरीज का यह दबाव अस्पताल में भी महसूस किया जा रहा है। बांसवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि मरीज कतार लगाकर खड़े हैं और समय रहते भी मरीज को नहीं देखा जा रहा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई विशेष शिविर भी नहीं लगाया जा रहा है। वहीं शहर में डेंगू के मरीजों की भी बढ़ती संख्या को देखते हुए कोई सुरक्षा के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा पिछले दिनों कुछ वार्डों में फॉगिंग कराई गई थी, लेकिन पूरे शहर में अब तक फॉगिंग की नहीं हो पाई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। एमजी अस्पताल में महिला एवं पुरुष वार्ड में भी अधिकांश मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज भर्ती है। बांसवाड़ा एमजी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि जिले में इन दिनों मौसमी बीमारियों में सर्दी खांसी बुखार के साथ श्वसन जैसी बीमारियां बढ़ रही है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पताल में चिकित्सा के उचित प्रबंध भी किए हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने आमजन से मौसमी बीमारियों से बचाव की भी अपील की। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।